find him on there? Stop, okay? Come on, he's a vet. आइए देखते हैं, मजा आएगा। सैम की डेथ के बाद मडानी अब सदमे में चली गई है और कमरे में अकेले बेड पे पड़ी रहती है। इसकी मोम इसे बोलती है कि मुझसे बात करो मडानी, कब तक ऐसे खुद को ब्लेम करती रहोगी। मडानी बोलती है मैं सैम की मौत को बुला नहीं पा रही हूँ, वो सब इतनी जल्दी हो गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। मैं अब सैम की मोम को क्या जवाब दूंगी, उन्हें कैसे फेस करूंगी। उन्होंने मुझे सैम के फ्यूनरल पर स्पीच देने को भी कहा है। अब फ्रैंक को डेविड दिखाए जाते हैं जो मडानी पर नजर रख रहे हैं कि कब वो अपने बेड से उठे और बाहर आए, ताकि ये चेक कर सकें कहीं मडानी भी फ्रॉड तो नहीं है ना। और फ्रैंक ने डेविड से प्रॉमिस किया हुआ है कि वो मडानी से बातचीत करेंगे, इसलिए ये मडानी से मिलने से पहले सब चेक करना चाहते हैं। पर तभी शहर में कुछ एक्सप्लोजन की आवाज आती है और ये महान कारनामा लुइस भैया ने किया होता है। लुइस ने कोर्ट हाउस की बिल्डिंग और कुछ सरकारी बिल्डिंग्स में ये धमाके किए होते हैं, जिसके बाद ये किरण को एक लेटर लिखता है जिसमें इसने लिखा होता है कि ये सब वो शहर के लोगों के लिए कर रहा है और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। यूएसए की गवर्नमेंट अपनी पावर्स का यूज करके हमसे सब छीनना चाहती है। उन्होंने हमसे हमारी गन्स भी छीन ली ताकि हम खुद को डिफेंड ना कर पाए। और अगर तूने ये चीज न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं की तो मैं समझूंगा तुम भी बुरे लोगों में से एक हो और अगला नंबर तुम्हारी न्यूज़पेपर एजेंसी का होगा। किरण अपने बॉस एलिसन को ये सब बता देती है। एलिसन बोलता है हम FBI के अप्रूवल के बिना इसे प्रिंट नहीं कर सकते, ये उस बॉम्बर के खिलाफ एक एविडेंस हो सकता है। किरण बोलती है कि ये बॉम्बर सोच रहा है कि मैं उसके फैसले को अप्रूव करूंगी, क्योंकि इसने एंड में लिखा है कि तुम फ्रैंक कासल की डिफेंस लॉयर थी, तो तुम समझ सकती हो कभी कभी इंसान को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। फिर किरण विल्सन को बोलती है हम इस चीज पर एक डिबेट भी रख सकते हैं। विल्सन बोलता है पहले मुझे परमिशन लेने दो। किरण कहती है ठीक है, पर इस न्यूज के एडिटोरियल पे मेरा नाम होगा, मैं छुपकर काम नहीं करूंगी। फ्रैंक और डेविड अपने अड्डे पर बैठकर बॉम्ब ब्लास्ट की वीडियो देख रहे होते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद फ्रैंक बोलता है कि मडानी से मिलने वाले प्लान को थोड़ा होल्ड पे डाल दो, क्योंकि अभी पूरे शहर में पुलिस अलर्ट पर होगी, हम फंस सकते हैं। और राफी मडानी से मिलने उसके घर जाता है और बोलता है कि तुम्हें रिकवर होने के लिए जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, और ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है, शहर में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। फिर राफी मडानी से पूछता है कि जो एजेंट तुम्हारे ऑपरेशन में बच गए थे उनका कहना है कि तुमने उन्हें टारगेट के बारे में कुछ नहीं बताया था और तुमने सिस्टम में एक फेक पेन भी डाला था, आखिर तुम करना क्या चाहती थी। मडानी बोलती है जो लोग वहाँ मरे क्या उनके बारे में कुछ पता लगा, क्या वो गवर्नमेंट के लोग थे। राफी बोलता है पहले मेरी बातों का जवाब दो और सब सच बताओ। मडानी बोलती है यहाँ कोई सच नहीं सुनना चाहता, अगर सच कोई सुनता तो आज ये सब हालत ना होती। और क्या आपने कभी अपना पार्टनर खोया? राफी बोलता है नहीं। मडानी बोलती है तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। किरण ने न्यूज़पेपर में लुइस के लेटर के बारे में एडिटोरियल प्रिंट कर दिया होता है, जिसमें किरण ने इसे एक टेररिस्ट के तौर पर दिखाया होता है। फ्रैंक भी ये सब न्यूज पढ़ लेता है और उसे पता लग जाता है कि किरण ने ये एडिटोरियल लिखा है। फ्रैंक को किरण की फिक्र होने लग जाती है कहीं बॉम्बर उसे कोई चोट ना पहुंचा दे। अब किरण को एक रेडियो शो में इनवाइट किया जाता है, जहां इसके साथ सीनेटर ओरी भी होता है जो कि गन्स यूज करने वाले कल्चर के खिलाफ है। और जल्द ही लॉ में एक ऐसा अमेंडमेंट आने वाला है जिसमें सोसाइटी के लोग गन्स नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पिछले साल फ्रैंक ने वेपन से काफी तबाही मचाई थी। पर किरण और होस्ट का मानना होता है कि फ्रैंक ने सिर्फ क्रिमिनल और ड्रग डीलर को मारा था और इन सबको पकड़ने का काम पुलिस का था। अगर पुलिस अपना काम करती तो फ्रैंक को ये सब ना करना पड़ता। पर तभी वहाँ एक फोन आता है जो कि बॉम्बर यानी कि लुइस का होता है। ये सीधा रेडियो पर किरण से बात करता है कि तुमने मुझे एक टेररिस्ट के तौर पर क्यों शो किया, और सीनेटर ओरी जैसे लोग हमसे गन्स छीनकर हमें कष्ट दे रहे हैं ताकि हम खुद को डिफेंड भी ना कर पाएं। किरण बोलती है अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था तो तुम्हें ये हक नहीं मिल जाता कि तुम मासूमों की जान लो, तुम भी टेररिस्ट ही हुए। लुइस बोलता है तुम भी बाकियों जैसी ही निकली, और ये लैटिन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स बोलकर फोन काट देता है। फ्रैंक ये सब बातें रेडियो पर सुन रहा होता है तो ये डेविड को बोलता है कि मैंने ये लैटिन वर्ड्स कहीं और भी सुने हैं। कुछ देर सोचने पर फ्रैंक को याद आता है कि कर्टिस के स्पोर्ट ग्रुप में एक लड़का था जो ये वर्ड्स बोलता था, और कर्ट ने मुझे बताया था कि ये हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए औरों को ब्लेम करता है। इसका नाम है लुइस। डेविड बोलता है क्या तुम श्योर हो? फ्रैंक बोलता है अरे भाई पक्का वही है। फ्रैंक डेविड को बोलता है कि जल्दी से लुइस की इन्फॉर्मेशन निकाल, ये साला पागल किरण के पीछे जाएगा और मेरे रहते हुए किरण को कुछ नहीं होना चाहिए। डेविड बोलता है कि तुम दोनों का चक्कर क्या है? फ्रैंक बोलता है कि वो मेरी दोस्त है और मैं उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। अब कर्ट दिखाया जाता है जो लुइस को वॉइसमेल भेज रहा होता है कि मैंने रेडियो पर तुम्हारी आवाज़ सुन ली है और मैं तुम्हारे घर भी गया था, जैसे ही तुम्हें ये मैसेज मिले मुझे कॉल करना और इन सब लफड़ों को यही रोकना होगा। कर्ट अब कॉनर के घर जाता है जहाँ से कर्ट को एक गंदी स्मेल आती है। कर्ट दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है
तो इसे एक प्लास्टिक में कॉनर की बॉडी दिखती है जहाँ इसे लुइस के बॉम्ब मेकिंग का सामान भी दिखता है और पीछे से तभी लुइस भी आ जाता है और कर्ट इसे बोलता है कि हम अब भी सब ठीक कर सकते हैं और मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। लुइस बोलता है मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है और एक कर्ट से लड़ने लग जाता है। कर्ट लुइस को पेल देता है पर लुइस कर्ट की नकली वाली टांग निकाल लेता है और लुइस इसे जख्मी कर देता है और डेविड फ्रैंक को लुइस की डिटेल निकाल कर दे देता है। तो फ्रैंक कहता है इस साले को मैं ठोक के आता हूँ। डेविड अब लुइस के घर के बाहर जाकर नजर रखने लग जाता है और FBI किरण के ऑफिस में उन लेटर्स को देख रही होती है जो बॉम्बर ने भेजे थे। तभी फ्रैंक किरण को फोन करता है कि तुमने इन सब चीजों में क्यों पंगा लिया। फ्रैंक बोलता है तुम बॉम्बर के टारगेट में आ गई हो और जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ बॉम्बर के बारे में कुछ मत छापना, ना उससे बात करना। किरण बोलती है क्या तुम इस बॉम्बर के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो मुझे बताओ, मैं FBI को बता दूंगी, हम सही तरीके से इससे डील करते हैं। फ्रैंक कहता है नहीं, मेरे वाला तरीका ज्यादा फास्ट है, बस तुम अपना ध्यान रखो, मैं देखता हूँ इसे। और मडानी रुस्सो के पास दुख बुलाने के लिए कुश्ती खेलने जाती है। रुस्सो बोलता है इन सबसे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, सबसे पहले खुद को ब्लेम करना बंद करो। हो सकता है सैम की मौत में उसकी ही गलती हो। तुम खुद सोचो, उसके पास गन थी तो फिर भी कोई उसके गले तक पहुंच के उसका गला कैसे काट गया। तुम्हें शहर की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए। मडानी कहती है मैं वापस काम पर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने एक फेक प्लान बना के फ्रैंक के नाम को एज अ बेट यूज किया था ताकि मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊं जो उसे मारना चाहते थे। पर इस ऑपरेशन में इतने सारे एजेंट मेरी वजह से मर गए तो मुझ पर भी काफी सवाल उठाए जाएंगे। डेविड फ्रैंक को कॉल करके बताता है कि मैंने लुइस का फोन ट्रेस किया था और कुछ देर पहले कर्ट ने उसे कॉल की थी और अब इन दोनों की लोकेशन एक ही एड्रेस पर आ रही है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। अब सीनेटर ओरी दिखाया जाता है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए रुस्सो को अप्रोच करता है कि अगर मुझे ये बॉम्बर मारने की कोशिश करे तो इसे ठोक देना। रुस्सो बोलता है पर आप तो गन्स के खिलाफ थे। सीनेटर कहता है छड्डो उन बातों को और सिक्योरिटी शुरू करो। रुस्सो अपने 2 बंदों को इसके पास छड़ के चला जाता है और फ्रैंक डेविड के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है जो कि कॉनर का घर है। फ्रैंक वहां देखता है कि कर्ट को बहुत बुरी हालत में बॉम्ब से बांध रखा है। कर्ट फ्रैंक को बताता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर उसने मेरे से मेरी लाश छीन ली। अगर मैं पहले जैसा होता तो काट के फेंक देता साले को। 14 दिन तेरे को मेरे साथ क्वारंटाइन करके रखूंगा। फ्रैंक इसे पानी पिलाता है और इसे फ्री करने का तरीका ढूंढता है। तभी लुइस कर्ट को फोन करता है जो कि रूफ टॉप से इन पर नजर रख रहा है। फ्रैंक फोन उठाता है तो लुइस बोलता है ओहो फ्रैंक कासल भैया, आप तो मर चुके थे। फिर लुइस बोलता है कि फ्रैंक तुम्हें मेरी साइड देनी चाहिए, हम दोनों ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फ्रैंक इसे बोलता है कि मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो बॉम्ब्स का सहारा लेके अपना काम करूँ, मैं दुश्मन के सामने जाके उसे मार दूँ। अब भी मौका है, मुझे बता दे ये बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करना है, सब ठीक हो सकता है। लुइस बोलता है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। फ्रैंक कहता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और ये लुइस को एक कहानी सुनाता है कि कर्ट ने अपनी टांग कैसे लॉस्ट की थी। फ्रैंक कहता है एक सुसाइड बॉम्बर जिसकी हालत प्रेग्नेंट थी वो कर्ट की तरफ आ रही थी और मेरा काम था कि इन सब एक्टिविटी पर नजर रखना। पर उस औरत की प्रेग्नेंट हालत देखकर मैंने उस पर गोली नहीं चलाई और उसने कर्ट के पास आकर सुसाइड कर लिया जिसमें इसकी एक लाश चली गई। तो कर्ट की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हुआ। लुइस इसकी बातों से पिघल कर फ्रैंक को बता देता है कि व्हाइट वायर को काटने से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। फ्रैंक जल्दी बॉम्ब डिफ्यूज करके और पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर पुलिस वाले इसे देख लेते हैं तो फ्रैंक को पुलिस वालों से धक्का मुक्की करके उनकी गाड़ी को लेके भागना पड़ता है। अब मडानी दिखाई जाती है जो सैम की फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए रेडी हो जाती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मैं सुपीरियर्स को सब बता दूंगी कि मेरे प्लान की वजह से ही सब एजेंट मरे थे, फिर चाहे मेरी जॉब भी चली जाए मुझे परवाह नहीं। फ्यूनरल अटेंड करने से पहले मडानी एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है जहाँ डेविड इससे मिलने आता है और इसे बोलता है कि मैं तुम्हें कंधार मिशन की सच्चाई बता सकता हूँ कि इन सबके पीछे कौन था। डेविड मडानी को एजेंट विलियम रोलिंस का नाम बता देता है और मडानी बोलती है क्या फ्रैंक जानता है तुम मेरे पास आए हो। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि पनिशर यानी कि फ्रैंक कासल शहर में वापस आ चुका है, क्योंकि फ्रैंक जब पुलिस से धक्का मुक्की कर रहा था तो गाड़ी के डेस्क कैमरा से इसकी इमेज कैप्चर हो गई थी। न्यूज देखने के बाद डेविड और मडानी भी दुखी हो जाती हैं। फ्रैंक भी अपने अड्डे पर पहुंचकर ये न्यूज देख लेता है और ये भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।